Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains, IIT JEE and NEET चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, आज आपके लिए लेकर आई हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, लास्ट सेशन में क्या देखा था? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आज पढ़ेंगे उनकी एनर्जीज किस तरह से चेंज करती हैं या क्या ऑर्डर है एनर्जी का। ठीक है, तो हर एक क्वांटम नंबर के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल है ना। अब उनकी एनर्जीज कैसे डिफर करती हैं ये हम आज देखेंगे। ठीक है, इनके अब अगर क्वेश्चंस की बात करें, किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है भाई, तो बिल्कुल बेशक क्वेश्चन आता है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये देखा है भाई कि वो आपको सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या होगा, तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, ये चीज हम दो रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे या दो एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। एक होगा सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए और दूसरा होगा किसके लिए भाई? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो दो तरह से हम देखने वाले हैं किस तरह से एनर्जीज डिफरेंशिएट करती हैं, क्या ऑर्डर होता है एनर्जीज का, आज के सेशन में जानेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ नीट मॉड्यूल, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आपको पता है सबसे पहली चीज भाई जो मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर टॉपिक के हर लेक्चर के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला पड़ाव आपका क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब आपने अपना कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया है, जो भी है सब कुछ सारा। अब आती है बात क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो क्वेश्चंस आप डीपीपीस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, डीपीपी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, साथ ही साथ ये आपको मिल जाएगी www.magnetbrains.com पर, डायरेक्ट मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप magnetbrains.com पर जाओगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे, वहां पर वाइड नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे और हर सब्जेक्ट के आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट चूज करना है, वॉच नाउ पर टैप करके, और फिर जो भी लेक्चर देखना है, जो भी डीपीपी डाउनलोड करनी है, सब वन गो में हो जाने वाला है। ठीक है, सबसे अच्छी और यूनिक बात कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारा का सारा कोर्स या जितने भी कोर्स वेबसाइट पर लिस्टेड हैं सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दिए, आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीख गए। इसके बाद आती है सॉल्यूशंस की बारी। अब अप्रोच सीखनी पड़ेगी ना, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। क्या है भाई? चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, प्राइम चीज़ जो हमारी इस एग्ज़ाम की है, जो हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी रैंक को एनहांस करेगी, वो है प्रैक्टिस। हमने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी उतनी ज़्यादा चीज़ों को हमने 3 डायमेंशनली या 360 डिग्री देख लिया होगा, और फिर हेल्प होती है एग्जाम वाले दिन। ठीक है, तो जितनी तगड़ी प्रैक्टिस उतना अच्छा एग्जाम वाला दिन जाएगा भाई आपका, खुशी खुशी घर वापस आओगे, अरे बेहतरीन पेपर गया। ठीक है, चलिए फिर आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस की बारी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक बार हमने अपने एंड से अपना सारा का सारा कुछ तैयार कर लिया है चैप्टर का। अब बारी आती है टेस्ट करने की कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमसे बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वो कैसे आप चेक कर लोगे? थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन गए मतलब बल्ले बल्ले, मजे ही आ गए। ठीक है, सही जा रही है आपकी तैयारी। चलिए अगली चीज़ है डाउट सॉल्विंग सेशंस, या हम इन्हें इंटरैक्टिव सेशंस भी बोल सकते हैं। तो इंटरैक्टिव सेशंस के फॉर्मेट में हम डाउट सेशंस या आप कह लो इंटरैक्टिव सेशंस ही ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी, आप अपनी चीज़ें हम तक पहुंचा पाएंगे। तो इस तरह के सेशन ज़रूरी है ना। पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज मोटिवेटेड रहने के लिए हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या कुछ जो भी सारी बातें हैं वो आप हम तक पहुँचा दें। ठीक है, तो इनका बिल्कुल यही मोटिव रहता है इस तरह के सेशंस का। अगली चीज़ है वीकली टेस्ट पेपर, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, आपके एग्जाम के बारे में
कोई भी अपडेट आती है एनटीए के थ्रू तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। फाइनल चीज़ है वन शॉट रिविजन। वन शॉट रिविजन में क्या होता है भाई कि एक बार में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अब एक बार में पूरा चैप्टर, क्या हम इसे ऐसे ले लें कि एक बार में पूरा चैप्टर कवर तो हो रहा है तो सिर्फ इसी को देख लें, ये सारी चीज़ें मिस आउट कर दें? नहीं, है ना, तब सिलेक्शन नहीं होने वाला। सीधी बात है, आपको पूरे की पूरी स्टेप्स फॉलो करनी है। पहले कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे, उसको अप्लाई करना सीखोगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर ये एक रिवीजन है ना बेटा, तो इसको हमें रिवीजन के तौर पर ही लेना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये रहा आपका मॉड्यूल सारा। अब शुरू करेंगे लेक्चर के साथ। आज का टॉपिक है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो देखो, तो हमने जो ऑर्बिटल्स पढ़े थे, सबसे पहली चीज तो मुझे वो बता दो कि ऑर्बिटल्स याद हुए या नहीं अभी तक। क्या है ऑर्बिटल्स? एस पी डी एंड एफ। क्या है? एस पी डी एंड एफ। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि एस पी डी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है। जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में इनका शेप, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। चलिए, तो ऑर्बिटल्स हमारी एस पी डी एफ होती हैं। गिवन क्वांटम नंबर के लिए हमारी गिवन ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। मतलब देखो, अगर क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 है तो भाई हमारी 1s ऑर्बिटल होगी। n इज इक्वल टू 2 है तो 2s 2p, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 3 है तो 3s 3p 3d, है ना, लाइक दैट। 3f तो नहीं सुना है हमने। n इज इक्वल टू 4 है तो क्या हो जाएगा भाई? 4s 4p 4d 4f। इतना काफ़ी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में हमने ऑर्बिटल्स देख ली। अब बात आती है इनकी एनर्जी की, कि क्या एनर्जी ऑर्डर होता होगा या इनकी कैसी एनर्जी रहती है। तो देखते हैं। देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, इन अ हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोली बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको बताया कि एनर्जीज जो हम स्टडी करने वाले हैं ये दो रिस्पेक्ट में करेंगे। एक सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए और दूसरी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में क्या बोला जा रहा है कि एनर्जी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती हैं? क्वांटम नंबर पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा वाला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n, यानी कि भाई n। तो क्या बोला है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोली बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब thus the energy of orbitals in hydrogen atom increases as follows। किस तरह से इंक्रीज होती है? 1s, फिर ग्रेटर देन का सिंबल है 2s। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल कहाँ कहाँ आ रहा है ये जरा देखो। ये तब आ रहा है जब हमारे n की वैल्यू चेंज हो रही है। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। देखो, अभी 2s और 2p के बीच में इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन साइन क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के केस में जो वैल्यू है केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है ना। और s और p को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो भाई l भी इंक्लूड हो जाएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों करें? नहीं करना, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एनर्जी वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल्स depend only on किस पर भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। दैट इज n। इसीलिए जो हमारा ऑर्डर होता है, therefore एनर्जी of orbitals follows the order
क्या ऑर्डर फॉलो होगा भाई, 1s, ठीक है। फिर क्वांटम नंबर चेंज हुआ ना तो 2s, n की वैल्यू चेंज हुई ना भाई तो 2s। फिर आ गया इक्वल टू का साइन, फिर आ गया 2p। अब देखो क्वांटम नंबर नहीं बदला तो इक्वल टू का साइन है। क्या बोला, क्वांटम नंबर नहीं बदला, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रही है एनर्जी वैल्यू, एक्सक्लूसिवली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पर। यही तो होता है भाई n यही तो होता है, यही है ना हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जब वो चेंज नहीं हुआ तो काय का ग्रेटर देन लेस देन भाई, है ना, यही चीज, ठीक है। चलो अब 2s 2p, फिर आ जाएगा 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। अब भाई 3d तक कोई वैल्यू, 3d तक 3s 3p 3d क्वांटम नंबर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थोड़ी बदल रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बदल रहा है, लेकिन एजिमुथल पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है। तो 3s 3p 3d, सिमिलरली 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f। ये जो आपका ऑर्डर एनसीईआरटी में गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है। 4p 4d 4f। फिर आगे क्या आ जाएगा, अगेन ग्रेटर देन का साइन, फिर 5s शुरू हो जाएगा, है ना। तो क्या समझा भाई, क्या लर्न किया यहां से कि जब भी हाइड्रोजन एटम मेंशन्ड है, आपसे वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है और बोल दिया है कि फॉर हाइड्रोजन एटम, तो सब भूल जाना, केवल ये देखना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां कहां वेरी कर रहा है। 1s फिर चेंज हुआ 2s, फिर सेम रहेगा, फिर 3s के लिए चेंज होगा, फिर सेम रहेगा, वही सीरीज चलेगी 3s 3p 3d, है ना, ठीक है। तो बस इतनी बात देखनी है, और ये चीज स्टूडेंट्स को उलझा देती है, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले ना मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में यहाँ पर उलझ जाओगे, फिर वही चीज दिमाग में चलती है, क्योंकि इससे ज्यादा हम उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब भी केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे ना तो ये वाले कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर भाई गड़बड़ हो जाती है। अब जो चीज आदत में है, तो ये अब बेचारा हाइड्रोजन एटम छोटा सा, तो इसकी छोटी सी बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमसे स्किप हो जाता है। नेचुरल है, आप जिस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो या जो चीज ज्यादा सामने आ रही है वो चीज दिमाग में रह जाती है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्वांटम नंबर पर ही वैल्यू डिपेंड करती है एनर्जी की, ठीक है, सिर्फ। तो अगर आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ध्यान देंगे क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। क्लियर है, मैं बता रही हूँ आप कहाँ मिस्टेक कमिट करेंगे, कहाँ आपसे गलती होने वाली है, तो उस चीज को भाई सुधार लेना, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ऑल्दो शेप ऑफ 2s एंड 2p आर डिफरेंट, देखा था ना, 2s भाई स्फेरिकल था और 2p कैसा था, इस तरह से जिस भी अलोंग ओरिएंटेशन है, अगर ये p x, अगर x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन है तो px ऐसी होगी, s ऑर्बिटल है। शेप बेशक अलग अलग है, although the shape of 2s and 2p orbitals are different, an electron has the same energy, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें उसकी एनर्जी सेम है when it is in the 2s orbital as well as when it is present in 2p orbital। यही तो सीखा यहाँ से कि चाहे 2s ऑर्बिटल की बात हो चाहे 2p ऑर्बिटल की बात हो, इनकी एनर्जी भाई बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी, इनकी एनर्जी बराबर रहेगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही हैं। जब वो बदल ही नहीं रहा ऑर्बिटल्स के लिए, तो काय का ग्रेटर देन लेस देन या काय का एनर्जी चेंज, ठीक है। चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन कि ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट। ऐसी ऑर्बिटल्स 2s 2p हो गए, 3s 3p 3d हो गए, 4s 4p 4d 4f हो गए, ये जिनकी एनर्जी वैल्यूज बराबर होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। टर्म है एक, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन ऑर्बिटल्स को जिनका एनर्जी लेवल सेम है, डीजेनरेट। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट, ठीक है। तो यहां से 2s 2p डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 3s 3p 3d degenerate orbitals, 4s 4p 4d 4f degenerate orbitals। रीजन
क्या रीजन है भाई? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, इसीलिए हम इनको डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्बिटल्स आगे हम और देखेंगे, आगे जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, तब हम देखेंगे कि p ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाती है ना वो p ऑर्बिटल्स किस तरह से है, लाइक px p by pz ऐसे है। तो उनमें कोई दो ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी लेवल पर होंगी वो डिजेनरेट होंगी, और जो नीचे या ऊपर होगी तीसरी जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है वो डिजेनरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाकी अपनी ऑर्बिटल्स का साथ नहीं दे रही है एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, तो जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी सिर्फ तभी हम उनको डिजेनरेट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। सही है? ठीक है, चल रहा है। चलो आगे देखते हैं। ओके, आगे बोला है तो 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल कंडीशन, और इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सही बात है, इलेक्ट्रॉन जो पहला इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी भी एटम के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन तो 1s में ही प्रेजेंट होगा ना, पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो 1s ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा। अभी जब हम आगे फिलिंग ऑर्डर पढ़ेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, तब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी कि 1s में कैसे जाता है। भाई आप सोचो ना यार, ये है हमारा जो n इज इक्वल टू 1 लेवल, ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग s ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग 2s 2p ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो इसी में फिल करते हैं ना, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल तो है। सबसे पहले आप ऐसे करके समझ लो, नहीं अगर थियोरेटिकली समझ आ रहा है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन तो n इज इक्वल टू 1 में या k शेल में ही जाता है ना, तो k शेल के फर्दर जो सब शेल है s 1s, फिर k, दिस इज आ k शेल, दिस इज आ l शेल, l शेल के सब शेल्स क्या है? 2s 2p। तो इसमें फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कि 2s में पहले जा रहा है फिर 2p में जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है एनर्जी पर, है ना। ये सारी बातें अभी आज के सेशन में करने वाले हैं कि कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर the s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्ड्स टू मोस्ट स्टेबल स्टेट, जिसको भाई हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और फिर an electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus। क्या नहीं समझ आएगा इसमें? अब हमें सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर है ना न्यूक्लियस से, तो सबसे ज्यादा इसी को पकड़ा है न्यूक्लियस ने, तो वही चीज बोल दी है कि an electron residing in this orbital, मतलब 1s की बात हो रही है। 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम की जो 1s ऑर्बिटल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने उसको बहुत तेज पकड़ के रखा है क्योंकि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलो एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s 2p और हायर ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके या तो 2s में चला जाए या 2p में चला जाए, तो अब ये हायर एनर्जी लेवल है ना, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो एनर्जी लेवल हायर है, तो फिर वो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसको हमने क्या दी? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया, वही क्या एनर्जी दी, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट उसको क्या प्रेजेंट होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी भी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इंसिडेंट करवाया है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन वो चीज एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेगा और चला जाएगा भाई हायर एनर्जी स्टेट में। यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये तो उसका स्टेबल स्टेट हुआ, ग्राउंड स्टेट, लेकिन ये कौन सा है? एक्साइटेड स्टेट है, हायर एनर्जी लेवल है ना। इसीलिए अब देखो एक चीज इस डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो आप कि हाइड्रोजन एटम के लिए हमने एनर्जी ऑर्डर क्या पढ़ा था भाई? 1s, फिर ग्रेटर देन 2s 2p, और ये 2s और 2p की तीन ऑर्बिटल्स, ये बेटा तीनों सेम एनर्जी लेवल पर है, एनर्जी लेवल सेम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हम कुछ अलग ही देखेंगे। 1s तो ग्राउंड लेवल है, 2s ठीक है, 2p उससे ज्यादा एनर्जी, फिर 3s की ज्यादा, 3p की और ज्यादा, इस तरह से चेंज देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर तो चीजें होने ही वाली हैं थोड़ी सी
ऊपर नीचे, लेकिन यहां तो हम क्लियर करके चले 2s 2p, क्योंकि हमारा क्वांटम नंबर जो है चेंज नहीं हुआ, इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा वाला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वाला जो डायग्राम है ये हाइड्रोजन के लिए है, फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है। उसमें हमने देखा था 1s सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर उससे ज्यादा 2s की है, और 2s और 2p में किसकी ज्यादा है हमें नहीं पता। 2s और 2p में भाई दोनों की बराबर है अगर हाइड्रोजन एटम की आप बात कर रहे हो तो। मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में देखेंगे किसकी ज्यादा है, वो अभी हमें नहीं पता। हम अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें 2s और 2p की एनर्जी सेम है, ठीक है। सिमिलरली 3s पर पहुंच गए, 3p की तीनों ऑर्बिटल्स और 3d की पांचों ऑर्बिटल्स, ये सब सेम एनर्जी लेवल पर हैं, बट देन अगेन 2s और 2p की जो एनर्जी होगी उससे तो ज्यादा ही होगी। क्यों भाई, क्योंकि क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ ना, क्वांटम नंबर इंक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज। सिर्फ किसके केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में। क्लियर है, हाइड्रोजन एटम के केस में ऐसा होने वाला है भाई। तो यहां से हम क्या समझते हैं, देखो इन एनर्जी लेवल्स को क्या बोलेंगे, डीजेनरेट। ये डीजेनरेट है, ये भी डीजेनरेट है, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। चलिए अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट था और जंप करके 2s में चला गया या 2p में चला गया तो क्या बोलेंगे, ये वाला स्टेट तो ग्राउंड स्टेट है, लेकिन ये वाला स्टेट कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। चलिए अब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अनलाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम का जैसा अब हम पढ़ रहे थे ये सब दिमाग में रख के हटा दो, साइड कर दो। अब आ रही है बात मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की। हाइड्रोजन में तो एक ही एटम होता है, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक थोड़ी ना होता है, ज्यादा होते हैं। तो उनके केस में अब हम एनर्जी कैसे डिफाइन करने वाले हैं, इस तरह से देखो, it depends not only on its principal quantum number, that is shell number, but also on its azimuthal quantum number, that is the subshell. अब for multi-electron, energy values depend both on principal quantum number and azimuthal quantum number. इसको लिख लो चाहो तो, क्या लिखोगे भाई, energy values, energies of orbitals for hydrogen and for multi-electron atom. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिपेंड ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहां पर डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लिख लेना, मैं n लिख ले रही हूं एंड l, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमेथल क्वांटम नंबर दोनों पर ही डिपेंड करते हैं। अब जब एजीमेथल इंट्रोडक्शन में आ गया या एजीमेथल इन प्ले आ गया तो एजीमेथल से क्या समझते हैं भाई, sp_d या f। तो n की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, वो तो हो ही रही है चेंज शेल के साथ में, साथ ही साथ एजीमेथल क्वांटम नंबर किस तरह से एनर्जीज डिसाइड करता है ये अब देखते हैं। तो यहां तक क्लियर है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अगर है तो उसके केस में n पर डिपेंड करेगी, साथ ही साथ l पर भी डिपेंड करेगी। देखो फॉर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF all have different energies. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी गिवन है, within a given principal quantum number energy of orbitals increases in this order. ये ऑर्डर हो जाएगा, फिर क्या ऑर्डर हो जाएगा भाई, SPDNF। साथ ही साथ क्या बोला है, एक गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो हमारा जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें SPDNF की वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी। अब ऐसे हम नहीं बोल सकते
कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम चल रहा है तो एनर्जी भी सेम रहेगी, नहीं, यहाँ पर जाकर चेंज हो गया। और जब एजिमुथल की बात करते हैं उस केस में ये ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा एस पी डी एफ, जो ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल्स हैं, इसमें भी एनर्जी डिफरेंस है भाई, ठीक है। एस की वैल्यू ज्यादा, लाइक एस की वैल्यू सबसे कम, फिर उससे ज्यादा पी की, फिर उससे ज्यादा डी की और सबसे ज्यादा एफ की। और जब आप रिस्पेक्टिव क्वांटम नंबर के लिए देख रहे हो तब भी वैल्यूज डिफरेंशिएट करेंगी, तब भी वैल्यूज कैसे डिफरेंशिएट करेंगी, 1s फिर ग्रेटर देन 2s, ये तो हाइड्रोजन आटम के जैसे ही चल रहा है, फिर आ जाएगा p ऑर्बिटल आ गई ना, तो ये 2p, इसकी वैल्यू और ज्यादा होगी। अब इस डायग्राम से क्या समझ आ रहा है, 1s ग्रेटर देन 2s, फिर देखो 2p की वैल्यू उससे ज्यादा ऊपर है, मतलब और ज्यादा, 3s की और ज्यादा, 3p की और ज्यादा, फिर 4s आया, 3d बाद में आया। 3d की वैल्यू क्यों ज्यादा हो रही है भाई, यहीं पर इसको, आपके हिसाब से तो इसको यहाँ होना चाहिए था ना, 3s 3p 3d यहाँ होना चाहिए, 3d की भाई 5 ऑर्बिटल्स को यहां पर होना चाहिए था, बट ऊपर क्यों है, रीजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अभी आगे जानते हैं किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होने के लिए, ज्यादा करने के लिए, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है भाई। हमने क्या देखा, 1s 2s 2p, फिर 3s की और ज्यादा, 3p की और ज्यादा, 3p, फिर 4s की ज्यादा आई भाई, 3p से ज्यादा 4s की, और फिर 3d की। ऐसा होना चाहिए था ना, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, फिर आना चाहिए था 4s 4p 4d। क्या ऐसा है, क्या ऐसा देखने को मिलता है, नहीं, हमें ऑर्डर में कुछ चेंज दिख रहा है, 3d बाद में आया, 4s ऑर्बिटल पहले आ गई है, तो इसीलिए हम डेफिनेट ये नहीं बोल सकते, डेफिनेट ये क्या नहीं बोल सकते कि एक ऑर्डर फॉलो होता है। जैसे हाइड्रोजन स्पीशीज के केस में क्या था भाई, हाइड्रोजन एटम के केस में क्या था, हाइड्रोजन एटम के केस में ऐसा था, 1s ग्रेटर देन 2s इक्वल टू 2p ग्रेटर देन 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d ग्रेटर देन सो ऑन, है ना। ये हाइड्रोजन के लिए था, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था। अब जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की जब हम बात करते हैं, तो इसके केस में क्या देखने मिल रहा है, 1s, ठीक है, ग्रेटर देन 2s, ठीक है, 2s, फिर 1s और 2s में 2s ज्यादा है, मतलब 1s, फिर ये लेस है 2s, इसके बाद आगे क्या आता है, 2p ग्रेटर देन 2s, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 2s लेस देन 2p, इस तरह से भी, ठीक है। तो 2p, फिर आ जाएगा 3s, फिर आ जाएगा 3p, फिर आ जाएगा 3d। अगर यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो 3d आ जाएगा, लेकिन क्या देखा जाता है भाई कि 4s पहले आ रहा है, उसके बाद 3d ऑर्बिटल्स, मतलब 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा है। ये एक्सेप्शन हमें मिला, या कुछ एक्सेप्शन ना बोलकर आप बोलो कि ऑर्डर में चेंज देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से हुआ है, सीधा रीजन जाने तो, बाकी आगे देखते हैं। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि s, p, d और f, इनकी आपस में एनर्जी तो मतलब ज्यादा ही होने वाली है। चलिए आगे, फॉर हायर एनर्जी लेवल्स दीज डिफरेंसेस आर सफिशिएंटली प्रोनाउंस्ड इन स्टैगरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी में रिजल्ट। अब यहां से देखो 4s 3d में चेंज, है ना, मतलब जो 3d ऑर्बिटल है ये एनर्जी में ज्यादा है 4s से। आगे इस तरह के और एक्सेप्शंस देखे गए भाई, 5d ज्यादा है 6s से, 6p ज्यादा है इन एनर्जी 4f से। तो देयर मेन रीजन, ये रही हमारी स्टेटमेंट,
द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबशेल्स, इस तरह से डिफरेंसेस जो हमें दिख रहे हैं, इट इज द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। क्या बोला? म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये चीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन जब रिपल्शन करते हैं, अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस है, लाइक है ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं सीरीज में, इस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो देखा जाता है भाई कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। अब आप देखो कि 3D की एनर्जी ज्यादा क्यों है? 3D में देखो कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर फुली फिल्ड है तो भाई रिपल्शन मारेंगे बहुत ज्यादा नेगेटिव। मतलब आप सिर्फ इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये जो हमें डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है या पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है, ये है एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में होता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें तो सिर्फ क्या प्रेजेंट है यार, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके केस में तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वही ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करते जाते हैं, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उसकी वजह से प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन मारते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, चलिए, the only electrical interaction present in hydrogen atom is attraction between the negatively charged electrons and the positively charged nucleus, है ना। जो हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करें तो उसमें तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, या आप सिर्फ ऐसे बना लो इसको, ये हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम के बीच में, इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है बस वही है जो भी है। तो वही बोला है कि द ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन present in hydrogen atom is the attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में इस अट्रैक्शन के अलावा क्या होता है? रिपल्शन in between every electron and other electrons present in the atom. ठीक है, मतलब अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियाई के बीच का मसला नहीं मानेंगे। अब आ गए हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनटू प्ले। न्यूक्लियस तो है भाई पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनटू प्ले आ रहे हैं जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है इस चेंज इन एनर्जी का कॉज। ठीक है, या ऑर्डर जो चल रहा था सही साठ, उसमें जो झोल आया है वो इसी की वजह से है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब thus the stability of an electron in a multi-electron atom is because total attractive interactions are more than the repulsive interactions. अब आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मार रहे हैं तो बिल्कुल स्टेबिलिटी तो डिस्टर्ब होगी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ग्रेटर देन है रिपल्सिव फोर्सेस के। ठीक है, चलिए, in general repulsive interactions of the electrons in the outer shell with the electrons in the inner shell are more important. In general the repulsive interaction of the electrons in the outer shell with the electrons in the inner shell are more important. अब the attractive interactions of an electron increases with the increase of positive charge. जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ रहा है ना ऑन द न्यूक्लियस, तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस बढ़ते जाते हैं। वही बोला है द अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल डू नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। देखो होता क्या है, आपने ये चीज 10th में भी पढ़ी होगी, ये है हमारा प्रोटॉन,
ये रहे बाकी सब्सिक्वेंट जो हमारे शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पर मान लो 2 हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखने को क्या मिल रहा है कि सिंस ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका प्रोटॉन से डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस है एज कंपेयर टू ये वाला इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, बाकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। अगेन क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है भाई, दूरी ज्यादा है यार। अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि 2 मैग्नेट्स हैं, है ना, एक मैग्नेट ये रहा, एक मैग्नेट ये रहा। अगर हमने इसको क्लोज रखा है मैग्नेट को, अगर क्या किया है भाई, ये रहा एक मैग्नेट, ये रहा दूसरा मैग्नेट, इसको अगर क्लोज रखा है मतलब क्लोज टू दिस मैग्नेट, तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो होता है ना कि फिर जो सेकेंड मैग्नेट है वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन फील करता है और कुछ टाइम बाद फिर जाकर के स्टिक होता है। सिमिलरली अगर हमने बहुत दूर रख दिया है तो भाई अट्रैक्शन नहीं रह पाता है ना, उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं एक्सपीरियंस करता है मैग्नेट जब हमने उसको लार्जर डिस्टेंस पे रख दिया है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम ही किया है, इलेक्ट्रॉन को हमने लार्जर डिस्टेंस पर रख दिया है। अब जब लार्जर डिस्टेंस पर रख दिया है तो ये न्यूक्लियस से उतना ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, उतना ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम कि भाई न्यूक्लियाई के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्शन फील कर पाते हैं बजाय उनके जो भाई बहुत दूर हैं और वैलेंस शेल में है। ठीक है, चलिए तो अब ये जो हम कह सकते हैं ये जो पुल है न्यूक्लियस का, इसको हम बोलते हैं Z इफेक्टिव। क्या बोलते हैं, देखो आगे पढ़ेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से, ये है क्या असल में, समझते हैं। यहां तक समझ आ गया। चलिए, द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर हम थोड़ा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट समझेंगे भाई, जरूरी है जानना, इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो ये है न्यूक्लियस, ये हैं बाकी के इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, अब मैंने इतने सारे शेल्स इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना, उसके साथ साथ क्या हो जाता है, शेल्स भी तो बढ़ते जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता है 10th स्टैंडर्ड से। यहाँ पर चीज़ समझो कि मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज इक्वल टू 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 100% अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 100% अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर इस वाले सेकेंड शेल के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये उससे थोड़ा सा कम कह लो 90% अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर सीधे मैं आ जा रही हूं वैलेंस शेल पर। कहाँ आ गए भाई, वैलेंस शेल पर। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है भाई, n इज इक्वल टू 4 पहुंच गए ना, हाँ, n इज इक्वल टू 4 तक पहुंचते केवल 50% अट्रैक्शन बचा है। ये नंबर्स में मैं आपको इसीलिए शो कर रही हूँ ताकि आप पिक्चर कर पाओ कि किस तरह से घटता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ रहा है भाई, शेल नंबर बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो घटता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या बोला, डिस्टेंस बढ़ता है ना तो उतना ज्यादा
अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सपीरियंस कर पाता, सीधी चीज। ठीक है, अब इसका मेजर रीजन जो है, या टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिर्फ इतना समझो कि ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है एक ऑब्जेक्ट, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भाई काम कर रहे हैं एक स्क्रीन का। ये काय का काम कर रहे हैं, स्क्रीन का। कैसे समझोगे, देखो ये है लाइट सोर्स, ये आपने न्यूक्लियस को क्या मान लिया, लाइट सोर्स। ठीक है, यहां से लाइट जा रही है। अब यहां हमने बीच में रख दिया है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, भी नहीं रखा है, ओपेक भी नहीं रखा है। ओपेक रखते तो बिल्कुल लाइट नहीं पास हो पाती, ट्रांसपेरेंट रखते तो काफी हद तक पास हो जाती। ट्रांसलूसेंट रख लिया, ना ओपेक ना ट्रांसपेरेंट, बीच का। ठीक है, तो देखा क्या जाता है कि भाई यहां पर जो हमारी एक और स्क्रीन रखी है जिस पर हमें लाइट रेज ऑब्टेन करनी है, उस पर ये लाइट उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है, उतनी इंटेंस लाइट नहीं पहुंच पा रही है जितनी यहां से निकली थी। मतलब क्या समझ रहे हो कि उतना ज्यादा अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस तक नहीं, इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ये है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं। मतलब यहां से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव पुल है वो ब्लॉक हो जा रहा है। ब्लॉक कौन कर रहा है, ये वाले जो हमारे बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो भाई 100% अट्रैक्टिव पुल जो निकला था न्यूक्लियस से, या अट्रैक्शन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचते पहुंचते कितना बच जाता है, केवल और केवल 50%। रीजन क्या है, जो इनर ऑर्बिटल्स या इनर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीन कर देते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। और क्या कर देते हैं भाई, द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं भाई, स्क्रीन कर देते हैं, रोक देते हैं, है ना, ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई वो क्या काम कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझे, इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स को भाई शील्ड कर दिया गया है, बचा रहे हैं, किससे, न्यूक्लियस के प्रकोप से बचा रहे हैं। समझ पाए अब, किससे बचा रहे हैं, न्यूक्लियस के प्रकोप से बचा रहे हैं। ये जो बीच में शील्ड बन गई है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है, किसकी, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड बच गई है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज या उसके अट्रैक्टिव पुल से बचा रहे हैं। बस इतना समझो। अभी आई होप कि चीजें क्लियर हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये जो बचा खुचा जो भी आफ्टर शील्डिंग स्क्रीनिंग जो भी है, दोनों बातें सेम हैं, ऑल्दो स्क्रीनिंग समझो या शील्डिंग समझो, जो बेहतर समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बचा खुचा 50% न्यूक्लियर चार्ज है जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Z कैपिटल EFF सबस्क्रिप्ट में। ये है हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अब
Despite the shielding of outer electrons from the nucleus by the inner shell electrons, attractive force is experienced by the outer shell electron. It increases with the increase in nuclear charge. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होता जा रहा है, जो अट्रैक्टिव पुल है वो भी बढ़ता जा रहा है. In other words, energy of the interaction between the nucleus and the electron, that is orbital energy, decreases, that is more negative with the increase of atomic number. फिर से समझेंगे इसको. क्या बोला है, शील्डिंग हो तो रही है, शील्डिंग होने के बावजूद भी, डिस्पाइट द शील्डिंग मतलब शील्डिंग होने के बावजूद भी, द न्यूक्लियस, shielding of the outer electrons from the nucleus by inner shell electrons, attractive force experienced by the outermost shell electrons increases with the increase of nuclear charge. ठीक है, in other words क्या बोला जा रहा है, the energy of interaction between nucleus and electron with the increase of, decreases with the increase of atomic number. ठीक है, ये चीज तो भाई बोल दी ना कि एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्शन हो रही है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर. देखो एक और बार समझो क्या बोला है, इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन की बात हो रही है भाई, जाहिर सी बात है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बीच के इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे, और जब बीच के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग तो इंक्रीज होने ही वाली है. ठीक है, तो डिस्पाइट द शील्डिंग ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है फोर्स की. फोर्स तो इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब बात आती है किसकी, द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी घटती जाती है. क्लियर है? चलिए अब देखो, both the attractive and repulsive interactions depend upon the shell and the shape of orbital in which the electron is present, मतलब वही n, l पर. For example, electrons present in spherical shaped s orbitals shield the electrons from the nucleus more effectively as compared to electrons present in p orbital. यहाँ से हम shielding का भी order देखेंगे कि s ऑर्बिटल्स ज्यादा अच्छे से शील्ड करते हैं, या s ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं दैन द p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चलो. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर देन d. ऐसे ही जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो ज्यादा अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं than the electrons that are present in d orbital. d, ठीक है. All these orbitals are present in the same shell. Even though all these orbitals are present in the same shell, मतलब अगर इनकी n की वैल्यू सेम हुई तब भी शील्डिंग का ऑर्डर किस तरह से होगा, मान लो n की वैल्यू इक्वल टू 3 की बात हो रही है, तो शील्डिंग ऑर्डर भाई किस तरह से होगा, 3s का सबसे ज्यादा, फिर 3p का, एंड देन 3d का. इस तरह से ये बात बोली जा रही है. शील्डिंग ऑर्डर है बेटा, ध्यान रखना, एनर्जी ऑर्डर नहीं है, शील्डिंग ऑर्डर है. ठीक है, चलो. Further, within a shell, due to spherical shape of s orbital electron spends more time close to the nucleus in comparison to p orbital electron which spends more time in the vicinity of the nucleus in comparison to d electron for a given shell. मतलब सिंपली ये बोला जा रहा है कि ऐसा होता क्यों है. यहाँ पर शील्डिंग ऑर्डर s का ज्यादा है, s ज्यादा अच्छे से शील्ड करता है. क्यों भाई, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है ना. s ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है, उसके बाद फिर p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है, उसके बाद जो d वाला न्यूक्लियस के ज्यादा पास में. तो जो भी इस तरह का जो भी ऑर्डर है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है. अब s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है मतलब न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास, तो न्यूक्लियस और s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करेगा. सिमिलरली p ऑर्बिटल्स बाद में आते हैं, तो p ऑर्बिटल्स और न्यूक्लियस का डिस्टेंस, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा तो, लेकिन s से कम होगा, ये बोला है. ठीक है, चलो.
The Z effective experienced by the electron decreases with the increase of azimuthal quantum number. That is, these orbital electrons will be more tightly bound to the nucleus than p orbital electrons, which in turn will be better tightly bound than the d orbital electrons. सिर्फ देखो सारा कंक्लूजन यही निकलता है कि जो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, फिर p, अगर एक ही शेल की बात करें, एक शेल की बात हो रही है बेटा ये, फिर d, तो भाई जो ज़्यादा पास है उस पे न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच में, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव पुल है वो ज़्यादा होगा दैन p दैन d, तो भाई ये ज़्यादा अच्छे शील्ड करेंगे। तो सिर्फ हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर ध्यान में रखना है कि s ऑर्बिटल्स ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होती हैं। पेनिट्रेशन, अगर आप पेनिट्रेशन भी देखो यहाँ पर, तो सिर्फ इतना बोला जाता है कि भाई डिस्टेंस क्योंकि कम है s ऑर्बिटल्स का न्यूक्लियस से, इसीलिए बोलते हैं कि s का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है p से, p का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है d से। अब चाहे वो आप पेनिट्रेशन के टर्म्स में बात कर लो या फिर इसके टर्म्स में, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आई होप कि क्लियर है। आगे, since the extent of shielding from the nucleus is different for electrons in different orbitals, it leads to the splitting of energy levels. बिल्कुल, अब सेम शेल्स के सेम ऑर्बिटल्स में हम स्प्लिटिंग देखते हैं। स्प्लिटिंग कैसे, ये तो 1s ऑर्बिटल है हमारी, ठीक है, फिर आती है 2s ऑर्बिटल, फिर आती है 2p ऑर्बिटल, यहां पर ये 2p। अब 2p में भी आप देखोगे कि स्प्लिटिंग हो जाती है। जब आगे हम अलग अलग वी कैन से थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि स्प्लिटिंग देखते हैं ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हम CFT में देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो ये जो ऑर्बिटल स्प्लिट होती हैं, ये कुछ इस मैनर में स्प्लिट होती हैं कि सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स एक लेवल पे रहती हैं और बाकी सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स एक लेवल पे रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब वो आगे का कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। यहाँ से सिर्फ इतना क्या समझ के चलना है, सिंस द एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इट लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स विद इन द सेम शेल्स। दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ n एंड l। बिल्कुल ठीक है। चलो, the lower the value of n plus l for an orbital, the lower is the energy. If two orbitals have the same values of n plus l, the orbital with lower value of n will have the lower energy. क्या बोला है, देखो फिर से, the lower the value of n plus l for an orbital, the lower is the energy, ठीक है। If two orbitals have the same value of n plus l, then the orbital with lower value of n, principal quantum number की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, विल हैव द लोअर एनर्जी। देखो यहाँ पर 1s के लिए वैल्यू ऑफ n प्लस l इज 1, 2s के लिए 2, 2p और 3s के लिए भाई क्या है 3 आ रही है। अब कैसे डिसाइड किया जाए कि किसकी एनर्जी कम है, तो देखो 2p जिसमें n इज इक्वल टू 2 है, इट हैज लोअर एनर्जी देन n इज इक्वल टू 3, ठीक है। सिमिलरली तो अब यहां से अब 4s और 3d की अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहां पर जरा 3p और 4s के केस में तो n प्लस l की वैल्यू 4 आ रही है, n प्लस l की वैल्यू भाई 4 आ रही है। n प्लस l अब क्या है ये चीज आपको पता है, ठीक है, तो मैं वो नहीं डिफाइन कर रही हूं। 3p और 4s के केस में 4 आ रही है। अब 3p और 4s में 3 छोटा है ना, n की वैल्यू छोटी है ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो 3 की वैल्यू 3p हैज लोअर एनर्जी देन 4s। अब यहां पर 3d और 4s में n प्लस l की वैल्यू आप देख लो भाई, ऑलरेडी 3d की ज्यादा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं n प्लस l की वैल्यू से कि किसकी कौन सी जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो ऑर्बिटल है भाई उसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा है, लाइक दैट, ठीक है। अब देखो 4p क्लियर है। चलो, अब अगर देखना चाहें तो आप समझ लो, मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स दे रही हूँ, 3d दे दी है, 3s दे दी है, 2p दे दी है, 4d दे दी है, ठीक है, और मैंने आपको दे दी है 4s।
अब मुझे बताओ इनका ऑर्डर क्या रहेगा, एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा, कैसे पता लगाएंगे भाई? रैंडमली हमें दे दी है वैल्यू, ऑर्बिटल्स दे दी हैं रैंडमली, तो अब हम इनकी वैल्यूज, एनर्जी वैल्यू कैसे पता लगा सकते हैं? कैसे पता लगाओगे भाई? n प्लस एल के कॉन्सेप्ट से, n प्लस एल वैल्यूज से, ठीक है। तो इसके लिए n की वैल्यू तो 3 है, पहले n की वैल्यू सबकी लिख लो चाहो तो। फिर अब हम क्या लिखें? l की वैल्यूज, d के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 3, p के लिए 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ओके 2, ठीक है। d के लिए 2 हो जाएगी, s के लिए तो 1, s के लिए 0 होगी, 0 एंड 2p, p के लिए क्या हो जाएगी भाई? 1। तो n प्लस एल की वैल्यूज कितनी आ रही हैं? 4, 6, ठीक है। 2 प्लस 1 3, 3 और 0 3, एंड देन 3 और 2 5, ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की होगी? 4d की, ये चीज तो क्लियर है। 4d के बाद 6 के बाद आ रहा है 5, तो मैंने लिख दिया 3d, ठीक है। इसके बाद अगली चीज 3, 6, 5, 4, तो 4s आ जाएगा। इसके बाद भाई क्या? अब ये जो दो हैं ये सेम हो रही हैं, तो सेम होती हैं जब दो एनर्जी या n प्लस एल की वैल्यूज जब सेम होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? उनका n देख लेते हैं, n वैल्यू देख लेते हैं। n वैल्यू जिसकी छोटी वो एनर्जी में कम, तो ये हो जाएगा 2p, है ना, और फिर उससे ज्यादा है 3s की, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया एनर्जी वैल्यूज का ऑर्डर। क्लियर है यहां तक? अब ये जो है, आप किसी के लिए भी, आपको जो गिवन सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई है, या वैल्यूज तो नहीं दी होती है लेकिन n प्लस एल तो हमें निकालना आता है ना, तो जब भी आपको ऑर्डर दिया हो एनर्जी वैल्यूज का, या ऑर्बिटल्स दिए हो और बोला हो कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, तो क्या हम नहीं बता पाएंगे? कितना इजी है, n प्लस एल, शॉर्टकट दिस इज ओके। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ और अलग हमसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यार ये तो बात सही है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता जाएगा? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, एंड दैट ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम एंड सो ऑन। मतलब अगर सिर्फ 2s ऑर्बिटल्स की बात करें, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो एनर्जी वैल्यूज हैं सेम ऑर्बिटल के लिए वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। चलो ओके, सो वी हैव क्वेश्चंस नाउ, और वाकई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। आपको सिर्फ और सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान रखना है कि एनर्जी वैल्यूज हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जब हम ऑर्डर देख रहे थे इस केस में, तो हमने क्या देखा भाई कि कुछ चेंज है। 1s, फिर 2s की वैल्यू, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d आना चाहिए था, लेकिन 3d क्यों नहीं आया? ये हमने डिफाइन कर लिया है n प्लस एल की ट्रिक से। अब कॉन्सेप्ट सब भूल जाओ, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन एग्जाम में, तो वो चीज आप कैसे सॉल्व करेंगे? n प्लस एल की जो भी वैल्यू आएगी गिवन ऑर्बिटल के लिए, अगर सेम होता है तो जिसका भी n की वैल्यू कम होगी वो भाई कम होगा एनर्जी में, ठीक है। चलो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, सारे इजी क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं आपके, देखते हैं। Which one is the wrong statement? हमसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h by 4 पाई।
क्या लगता है? देखो अच्छा, अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखोगे तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आगे के बिना पढ़े इसको टिक लगा दोगे कि ये इनकरेक्ट है, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे? देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है भाई? चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। इसका इक्वेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है h/4π। ठीक है, डेल्टा एक्स को आप कैसे लिख सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पोजीशन डिफाइन कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू टी। मैं डेल्टा एक्स को कैसे लिख रही हूं? डेल्टा v डॉट डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। क्यों लिखा समझ आ गया? अब डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हैं भाई? डेल्टा एम, एम डेल वी, नॉट डेल्टा एम, वी कैन राइट इट एज एम डेल वी, एम डेल्टा वी। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। चलिए अब यहां से समझो, डेल्टा वी 2 बार है ना, तो मैं इसको लिख ले रही हूं m डेल्टा वी स्क्वायर डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, है ना, m डेल्टा वी स्क्वायर। ठीक है, इतना सही चल रहा है यहां तक। चलो अब आगे देखो, m वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एम वी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? अब देखो, एक आपने इक्वेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा, है ना। यहां से मैं v को रिप्लेस कर दे रही हूं c से। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको एम सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दे रही हूँ। तो ये जो एम सी स्क्वायर है भाई, ये होता क्या है? इक्वल टू चेंज इन एनर्जी तो होता है, इनटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है। अगला है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। ये स्टेटमेंट आपको पता होती जब हम पूरे एंड ऑफ द चैप्टर तक डिस्कशन कर लेते। जो कॉन्सेप्ट है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी का, ये हम आगे देखने वाले हैं कमिंग 2 या 3 लेक्चर्स में। तो ये चीज़ जब आप क्वेश्चन, तो आप एग्जाम डे पर जब सॉल्व करने जाओगे तो सारी बातें पता होंगी ना। तो ये चीज़ तो भाई सही है। ये वाली जो स्टेटमेंट है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, ये बहुत मतलब स्टेबल होती हैं। अब रीजन क्या है कमिंग लेक्चर्स में हम देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम डे पर आपको ये चीज़ पता होती कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स हमारी सही हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। 2s की एनर्जी जो है भाई लेस है 2p से। और क्या बोला है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। सारी गड़बड़ यहाँ हो गई। बोला मतलब मैंने आपको बताया था ना, एग्जामिनर फंसाता है इस चीज को लेकर। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स हम देख भी लेते हैं, लेकिन वो चीज क्लिक नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की करी है, जिसमें हमने ये चीज देखी है, तो हम मार्क कर देते हैं स्टेटमेंट को करेक्ट। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये जो चीज है या ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत है भाई। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के केस में जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होती है वो एक्सक्लूसिवली किस पर डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। तो यहाँ जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल नहीं रहा है, तो एनर्जी कहाँ से लेस देन ग्रेटर देन यार? तो बराबर होगी ना हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द ग्रुप वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट तो सही है, सीधी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4D SP, श्योर SP, आई थिंक दिस विल बी 5P। हाँ, ये 5P होगी। ठीक है, 4D 5P 5F and 6P orbitals are arranged in the order of decreasing energy. Correct option is, चलो भाई करेक्ट ऑप्शन समझते हैं। अभी हमें वो ऑर्डर याद नहीं हुआ है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ये वाला ऑर्डर अभी हमें याद नहीं हुआ है। लेकिन जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी,
तो आपको भी लर्न हो जाएगा ये ऑर्डर, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करते जाते हैं, आगे केमिस्ट्री में अप्लाई करते जाते हैं, तो ये ऑर्डर याद हो जाता है। याद हो जाता है मतलब वो किसके फॉर्म में है, इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में ऑर्डर। याद हो गया तो हम लगा लेंगे, नहीं है तो n+l की वैल्यू से चेक करें फटाफट। देखो 4d 5p 4f 6p, 4d 5p, ठीक है, फिर क्या है 5f एंड 6p। इनकी n+l वैल्यूज फटाफट निकाल लेते हैं हम, n+l वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ये तो 4 ही है, 5 एंड 6, +1 +3, d के लिए 2, d f के लिए 3, ठीक है, +1 +2 spd 0 1 2, ठीक है, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 5 + 3 8, 6 + 1 7। तो भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी होने वाली है 5f की, तो ऑप्शन ए और बी में हमारे पास ये चीज़ हमें दिख रही है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, ओमिट हो गए। अगली देखेंगे तो 8 हो गई, अब आएगी 7, 7 में है 6p, तो भाई 6p भी, अरे ठीक है, दोनों सही चल रहे हैं अभी तक। बात 4d और 5p में से कौन जीतेगा। तो देखो 4d और 5p दोनों के केस में 6 6 आ रहा है, तो भाई डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी क्या है, या डिफरेंशिएटिंग टर्म क्या है, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू 4d के लिए कम है, तो भाई 4d की लोअर एनर्जी, n की वैल्यू 5p के लिए ज़्यादा है, तो 5p जीत जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। इजी, बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्यों हम गलती करें यार। कॉन्सेप्ट भले ही थोड़ा सा नहीं ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो बन रहा है ना हमसे, ट्रिक के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर शेल इज इन द ऑर्डर। अगर हमसे देखो हाइड्रोजन एटम स्पेसिफाई नहीं किया है, हाइड्रोजन एटम अगर हमें स्पेसिफाई नहीं किया है पर्टिकुलर शेल के लिए, अब देखो हाइड्रोजन एटम अगर स्पेसिफाई करते तो भाई इक्वल टू वैल्यूज वो n की वैल्यू के रेफरेंस पर देते। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए करेंगे हम ये क्वेश्चन सॉल्व। तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर शेल कैसा होता है, spdf, s उससे ज्यादा p, फिर उससे ज्यादा t और फिर f, ठीक है, क्लियर है। spdf सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, s ऑर्बिटल्स की या p ऑर्बिटल्स की या d ऑर्बिटल्स की या f ऑर्बिटल्स की। जल्दी से ये वाला आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो इस तरह से आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज़्यादा इजी। आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे मेरे हिसाब से, तो आपसे भी बनेंगे और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको जैसा कि पता है कि magnetbrains.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर n नंबर ऑफ कोर्सेज जितने भी लिस्टेड हैं यहाँ पर बेटा सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हर एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई सा भी उठाकर देख लो, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप एक दिन में चाहे एक वीडियो देखें या 10 वीडियोस देखें, किसी भी वीडियो के बाद में सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। ना ही आपको कुछ बाय करना है बेटा, ना ही कोई कूपन कोड एप्लीकेबल है किसी भी वीडियो को देखने के लिए। इट इज़ ऑल 100% फ्री, ठीक है। कोई भी कोर्सेज, आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स के कोर्सेज, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इंक्लूडिंग दैट एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अलोंग विथ क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। चलिए तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।